Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel, British Litera. Children, today we will discuss about a beautiful poem written by Robert Frost. Robert Frost has written so many poems, but the first poem and the second poem, especially of class 10th, that comes by Robert Frost. Dust of Snow is a beautiful poem describing the early life stage of Robert Frost. Even in this poem, we have seen that superstitions, supernatural power, how these can affect your life and how it has occupied a big part of our society. People have been completely detached in that thinking. हम सभी आज इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे. डस्ट ऑफ स्नो साधारणतः दिखने में बहुत छोटी पोयम है, लेकिन जो इनके थीम्स हैं उसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के यह छोटी छोटी 8 पंक्तियों में लिखी हुई एक पोयम है जिसके पीछे बहुत सारी बातें छुपी है. आपको अच्छे से समझना है. और एक बात ध्यान रहे कि मेरी वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं, इसलिए क्योंकि मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने पर भरोसा करता हूं. आप उसे अच्छे से समझें. आप जितने अच्छे से उसे समझेंगे, आपकी सभी समस्याएं खासकर इस चैप्टर से जुड़ी हुई खत्म हो जाएगी. सबसे पहले हम बात करेंगे डस्ट ऑफ स्नो के राइटर, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लाइफ एंड वर्क के बारे में. चलिए देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लाइफ और उनके वर्क्स. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived. There are 8 lines. The smallest line that is not difficult for you if you learn also. Children, dust of snow, डस्ट का मतलब आप सभी जानते होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में चीजों का पटना होना. जैसे आप कभी देखते होंगे बर्फीली क्षेत्र में, अगर आप कभी गए होंगे, बर्फ के साथ आप कभी खेलते होंगे, या आपने कभी महसूस किया होगा बरसात के दिनों में जब आप किसी पेड़ के नीचे रहते हैं और जब कोई पंछी उससे उड़ रहा होता हो, या कोई दोस्त या आपकी कोई आपके साथ रहने वाले जो भी लोग हैं, कभी अगर वो पेड़ की टहनियों को हिला देते हैं, तो जिन जिन छोटे छोटे तरीके से जो पानी की बूंदें गिरते हैं, आप उसे महसूस किए होंगे कभी. ये कहानी कुछ ऐसे ही जीवनी पर, ऐसे ही चीज़ों पर आधारित है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, जो एक मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे थे, एक डीप स्लम्बर लाइफ को जी रहे थे. वो एक दिन जो उनकी लाइफ का डिफिकल्ट, बहुत ही चिंतावश वाला दिन रहा हो, उस दिन वह घर में बैठकर चुपचाप सोच रहे होते हैं. कुछ किसी एक विषय पर चिंतित होते हैं वो बहुत ज्यादा. उसकी चिंता का विषय उनसे उनके
बहुत ही लव्ड वन का दूर होना भी है। मानसिक तनाव, मेंटल डिप्रेस्ड होकर वह घर के किसी कॉर्नर में बैठे हुए थे। और जैसे होती है कि हमारी लाइफ की ताजगी को मैं क्यों वेस्ट कर दूं, अचानक उसके दिमाग में ऐसा कुछ आता है। चल पड़ते हैं वो अपने घर से सामने किसी अनजान रास्ते पर। आपको पता है कि हम लोग एक कोल्ड कंट्री की बात कर रहे हैं। बर्फ का होना साधारण बात है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस रास्ते पर चल पड़े। उस रास्ते में उसे दो चीजें मिली। पहली तो एक हेमलॉक ट्री। आप सब जानते होंगे हेमलॉक ट्री एक नेगेटिविटी की निशानी है, एक नकारात्मक सोच पैदा करने वाली पेड़ है, ट्री है। एक पॉइजनस ट्री है हेमलॉक ट्री। आप यूं समझ लें कि एक पॉइजनस ट्री है हेमलॉक ट्री। और पॉइजनस ट्री के आसपास हम लोग नहीं गुजरते हैं, क्योंकि हमारे मन में पॉइजनस ट्री के आते ही नेगेटिविटी छा जाती है। तो उस हेमलॉक ट्री के अंदर जैसे ही गुजरते हैं, नीचे से जैसे ही गुजरते हैं, उस ट्री में पहले से ही एक क्रो बैठा हुआ होता है, जो मनुष्य की आहट पाते ही उड़ जाते हैं। तो आपको मैंने कहा, आपको याद होगा बचपन में अगर कभी आपके दोस्त ने आपको पेड़ के नीचे बैठाकर खड़ा करके उनकी टहनी हिला दिया हो, तो सारे पत्ते, पानियां जो पत्ते में पानी जमे होते हैं वो गिरने लगते हैं आपके ऊपर। तब जो आपने फ्रेशनेस महसूस किया होगा, आप समझिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब उस पेड़ के नीचे से होकर गुजरते हैं तो क्रो में एक अजीब सा डर आ जाता है। और यहाँ क्रो जो भी एक नेगेटिविटी की साइन है, क्रो को देखते ही हमारे मन में ना एक नकारात्मक विचारधारा आ जाती है। हम उसे पत्थर लेकर मारने की सोचते हैं। वो कौवा, वो क्रो जो है, अपना जैसे ही पंख को फ्लिप करता हुआ उड़ते हैं, पत्ते में जमा हुआ बर्फ बारिश के रूप में धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। और वो सारा कहाँ गिरते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सर के ऊपर से। जिसके मन में हजारों विचारधाराएं चल रही थी, हजारों चीजें चल रही थी, अचानक से उस बर्फ के छोटे छोटे कण के गिरने से उसे एक ताजगी का अनुभव हुआ। और तब जाकर वो सोचते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूं, where I am going to spend my life, for whom I had rued the half of the day, for what reason I have wasted the important part of a day. These all freshness comes in his mind when that particles of snow fell upon his head. You can come to the line, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The poet wanted to say, when he was undergoing the tree, he found there a crow which was already sitting in the tree. Being fearful of that poet, he flipped out of the tree and the snow started falling on the head of the poet. That snow falling has given a complete change in the heart and in the mood of that poet, which saved some part of the day that he had rued. It is written here, he has given my heart a change of mood. What has given a change of mood? That snow falling, caused by the flipped of the crow, has given a complete change in the mind of that poet, that for what reason I am going to waste my life, I am going to waste my beautiful day. Why?
That was the freshness what he felt after that snow falling. This is all about the poem, children. But now you must understand it has a beautiful theme hidden behind. Let's come to that theme that I'm going to tell you. चिल्ड्रन, आप सबको पता है कि अगर आपके लाइफ में आपने कभी आपके घर के आसपास कौवा देखा होगा तो हम उसे ना तुरंत मारने का प्लान करते हैं। कौवा को देखते ही हमारे मन में एक नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, मारो, भगाओ इसे यहां से। क्योंकि कौवा, क्रॉ खास करके नेगेटिव चीजों को सिंबलाइजेस करते हैं। लोगों के मृत शरीर पर कौवा बैठता होगा, मरे हुए जो जानवर होते हैं वहां पर आप कौवा को देखते होंगे। ये है ही नेगेटिविटी। अगर आप इसे ना समझ सकें तो आप एक बात को ध्यान रखें कि जब कौवा छोड़ दीजिए, आप जब बिल्ली कभी आप कोई शुभ काम करने के लिए जा रहे होते हैं तो बिल्ली अगर आपका रास्ता काट देती है तो आप लोग कहते हैं कि अरे भाई नहीं, अब आगे नहीं जाना चाहिए। क्यों? बिल्ली को पता है क्या कि हम कहाँ जा रहे हैं? या बिल्ली कोई मैसेंजर है हमारे लिए? लेकिन हम पता है क्यों? क्योंकि हम लोग नकारात्मक चीजों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि बिल्ली के पार होते ही हमारा काम अब तो और तो शुभ हो जाएगा? नहीं, हमारे मन में ये सुपरस्टिशंस बैठा हुआ है कि बिल्ली का काटना गलत होता है, कौवा का बैठना गलत होता है। यहां पर दो चीजों का यूज हुआ है। एक हेमलॉक ट्री, वो जो पॉइजनस है वो भी नेगेटिविटी का सिंबलाइजेस है, लेकिन वो हेमलॉक ट्री और वो कौवा, वो क्रॉ, ये दोनों ही नेगेटिव होते हुए भी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए यहां पर क्या हो रहा है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी ला रहे हैं वो दोनों। इसलिए पोएट ने इस पोएम के थ्रू, इस पोएम इन दोनों चीजों का यूज करते हुए ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन में वो नेगेटिव आइटम्स भी, नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स भी एक पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है। सवाल है आपके थिंकिंग को चेंज करने का। पॉजिटिविटी कम्स विथ अ पॉजिटिव थिंकिंग, तो यू मस्ट बी positive when you think for any of the thing. Now I'm coming with a descripted themes that I have already mentioned. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, उनका जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस में हुआ था, और इनकी डेथ 29 जन 1963 को बोस्टन, यूएस में हुआ था। यह एक अमेरिकन पोएट थे, लेकिन इनका खासा संबंध, इनके लाइफ का अच्छा खासा एक समय इन्होंने इंग्लैंड में भी बिताया। अब हम लोग सबसे पहले इनके बारे में ये जानते हुए देखें, इसलिए मैंने इनके सभी लाइफ से जुड़े हुए छोटे छोटे पॉइंट्स को भी लिख दिया है। He was the only poet who received 4 Pulitzer Prize for poetry, especially in 1924, 1931, 1937 and 1943. ये एकमात्र ऐसे कवि थे, एकमात्र ऐसे पोएट थे जिन्होंने 4 बार इस अवार्ड को जीता था। He was named a poet laureate of Vermont on 22nd July 1961. He was influenced by the greatest writer Thomas Hardy,
जिन्हें हम लोग विक्टोरियन पोएट के नाम से जानते हैं। विलियम बटलर ईट्स, वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ आयरलैंड। जॉन कीट्स, जिनकी पोएम्स को हम लोगों ने सीखा है, देखा है। इनसे भी प्रभावित थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जीवनी, और इन्होंने बहुत सारे पोएम्स इनसे मिलता जुलता लिखा है, इनसे सीख करके लिखा है। इनके भावनाओं को, इनके जीवन शैली को, इनके लेखन शैली को, इनकी राइटिंग स्टाइल को अपने पोएम्स में उतारा है। इनकी पोएट्री कलेक्शंस बहुत सारे थे, उनमें से कुछ कुछ है जो आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। अ बॉयज व्हील, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, माउंटेन इंटरवल, द ओवन बर्ड, द रोड नॉट टेकन. The Road Not Taken is a poem that might you have seen in your previous class, means class 9. Fire and Ice, जो आप लोग ठीक सेकेंड पोएम के तौर पर पढ़ेंगे अपने क्लास 10th में। Desert Places, ऐसे बहुत सारे पोएम्स है जो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ और उनके पोएम्स में बेसिक जो जानकारियां होती हैं, जो पोएटिक लाइंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन के सच्चाई को दर्शाता है। द ट्रूथ ऑफ लाइफ, इट इज कंप्लीटली डिटेल्ड इन एवरी पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाई नॉट इफ यू गो with dust of snow, you will fetch out from there some details that tells what is life exactly, what you will learn from the life and the understanding of the man living around you. Let's come to the poetic lines. इस पोएम से जुड़ा हुआ कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको अगर प्रॉब्लम हो, चूँकि वीडियोस चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह का वीडियो हो, उसे हर तरह के बच्चे देखते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स में भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो आप उसे आप देख लीजिएगा। थीम्स बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने लिख दिया, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। As we know, superstition has a strong grip on our day-to-day life. Everyone believes that negativity hits every to and fro. Sometimes good things may cause bad happenings or a big loss in our life, whereas bad omens can be the reason behind causing good things in our life. Sometimes even bad things can also drive your thinking from pessimism to optimism. आप इसे अच्छे से समझिएगा। मैंने कहा कि सुपरस्टिशन ना आज हम सबके दिमाग को घेर लिया है। हम ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, शिकार बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन हम नकारात्मक सोच का। चूंकि हम बुरा सोचते हैं, हम चीज़ों के बारे में अगर अच्छा सोचें तो हो सकता है कभी कभी वो नेगेटिव चीज़ें भी गुडनेस का साइन बन जाए। समटाइम्स गुड थिंग्स मे कॉज अ बैड हैपनिंग्स, कभी कभी ये भी तो होता है जिसके बारे में हम अच्छा सोचते हैं वो बुरा कर देता है भाई। कभी कभी जो बुरा होता है वो अच्छा भी करता है, तो आप इन चीज़ों के प्रति भी ध्यान दीजिए। इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू शो अस द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं कि नेचर नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ों का साइन नहीं है। नेचर में जुड़ा हर चीज़, नेचर से मिलने वाला मुझे हर प्रकार की एनर्जी सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी होती है। He believes that nature always bestow its power and help us to gain
द पावर एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ नेचर। प्राकृतिक सौंदर्यता ही हमारे जीवन की पहचान है। तो हम प्रकृति से बैर कैसे कर सकते हैं? प्राकृतिक चीजों को हम अच्छा बुरा श्रेणी में कैसे रख सकते हैं? One may have the worst day or time of one's life, but a little good things can make it quite amazing. हो सकता है कि आपके जीवन में अच्छे और बुरे दोनों ही भावनाएं आएंगी, पर उसमें कोई एक छोटी सी चीज उसे बदल देंगी। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का दिन बीत रहा था, वो किसी पुरानी याद में खोए हुए थे, पर जब वो चल पड़े बाहर, एक छोटा सा इफेक्ट, एक छोटी सी एक्टिविटी उसकी सोच बदल दी। तो हम कभी भी अपने जीवन में किसी खास पॉइंट को लेकर अपने आप को डिस्टर्ब कर कर नहीं रखेंगे। हम बदलते रहेंगे अपने जीवन धारा को। हम बता रहे हैं ना कि परिवर्तन लाएंगे अपने आप में। अपने पोस्चर को पॉजिटिव एनर्जी की तरफ चेंज करते रहेंगे। द क्रॉ, द हेमलॉक ट्री and the dust are some bad signs that normally make people believe that something wrong is going to happen. मैंने देखिए लिखा कि ये तीनों ही चीज, डस्ट भी, हेमलॉक ट्री भी और क्रो भी, ये सब नेगेटिविटी का साइन है। Generally, hemlock tree and crow are used for negative references, but the poet used them beautifully to portray that inauspicious things can bring joy and happiness too. आपको पता है कभी कभी अशुभ चीजें हमारे जीवन के कार्यों को बड़ी शुभ बना देती है, और ऐसा तब होगा जब आप किसी चीज को अच्छा सोचेंगे, आप उसे नेगेटिव आइडियाज की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड अबाउट फॉर ऑल दैट जनरली takes us and our life toward the backwardness of our life, toward the back point of our successive steps. So generally, children, you must be careful about all these things. Negative ideas disturbs us and carries us to the negativity. So be positive always in your line. Never think which is bad and what badness comes in our life because of any bad things. There is nothing bad. It's our thinking that is bad, and it's our thinking that differs from in a part of goodness or in a part of badness. हम सबको इन चीजों पर ध्यान रखना है। अब हम आपको ले चलते हैं इनमें यूज्ड पोएटिक डिवाइस के बारे में। हम पोएटिक डिवाइस को देखेंगे। पोएटिक डिवाइसेस आप समझ सकते हैं, जो वर्ड्स के यूजेस को, उनके हिडन सेंस को, उसके मीनिंग्स को बताता हो। सबसे पहले हम राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। राइमिंग स्कीम जो आप समझते हैं, पोएम के आखिरी वर्ड्स को जब हम ध्यान देते हैं, उनके साउंड्स को जब हम ध्यान देते हैं, तो साउंड्स को जब हम देखते हैं तो फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं, लास्ट के वर्ड चारों के 1 2 3 4, उन वर्ड्स को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप सब पोएम को देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। उसको पढ़ने की कोशिश करिए और हर एक पहली लाइन के आखिरी वर्ड को ए मान करके आप चलिए। देखिए आपको वर्ड्स के रिपीटेशन आपको दिखेंगे। जो लास्ट साउंड है आपको मिलेगा ए, फिर उसके बाद के साउंड आपको मिल रहे होंगे बी, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट है साउंड। लेकिन जब हम फिर 3 में जाते हैं, थर्ड लाइन में जाते हैं, तो वही साउंड रिपीट हो रहा है, वही साउंड से एंड हो रहा है जो साउंड हमारा पहला है, ए बी फिर ए फिर बी। यानी कि इसका जो राइटिंग, ये जो राइमिंग है पोएम का, वो जो है ए बी। फिर आप नीचे जाएंगे, उसी तरह के पॉइंट्स को ये फॉरवर्ड किया हुआ। तो इनके जो राइमिंग स्कीम है, इसलिए मैं कहूंगा ये ए बी है, सी डी है,
या फिर हम उसे, जब आपके पोएम्स पूछे जाते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द रिटन अबव रिटन लाइंस, तो आप उसे ए बी ही लिखें। एलिट्रेशन जो कि फिगर ऑफ स्पीच है, आप सब जानते होंगे फिगर ऑफ स्पीच। एलिट्रेशन क्या होता है, मैंने वहां डिफाइन भी कर दिया है कि द रिपीटेशन ऑफ यूजुअली इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स यू बेटर नो, consonant letter and consonant sound you must be, I think your ideas should be not confused with these points. Consonant sounds and consonant letters are different, children. In two or more neighboring words or syllables, like has given my heart, you can see here has h, again heart h, तो h और h ये रिपीट हो रहे हैं एक ही लाइन में, इसलिए एलिट्रेशन है। कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, आप समझ सकते हैं इसको। सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड एस, सम एस, इसलिए दोनों में कॉन्सोनेंट लेटर का ये रिपीटेशन है, तो एलिट्रेशन है ये। अब आते हैं एजोनेंस। एजोनेंस सेम चीज है, बट यहां पर ना वॉवेल राइम्स देखे जाते हैं, वॉवेल साउंड का रिपीटेशन देखा जाता है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन ऑन मी, ओ ओ का रिपीटेशन एजोनेंस कहलाता है। अब आ जाते हैं हम लोग कॉन्सोनेंस में। एजोनेंस और कॉन्जोनेंस की छोटी सी डिफरेंस है। कॉन्जोनेंस इज अ stylistic literary devices identified by the repetition of identical or similar consonants in neighboring words whose vowel sounds are different। यहां पर देखिएगा ऊपर में ना मैंने सिर्फ लेटर देखा है वॉवेल का, ओ डिफरेंट, यहां पर ना साउंड सेम है, ए, डे, हैड, तो ये जो साउंड्स है ना वो साउंड्स को आप देख सकते हैं, हैड और रीड, साउंड को भी आप देखिएगा, तो ये साउंड को सिखाता है, कि साउंड के रिपीटेशंस को ये कंपेयर करने सिखाते हैं। इंजेममेंट, इंजेममेंट अगर कोई स्टैंजा बिना किसी पंक्चुएशन के यूज करे जाते हो उसे हम लोग इंजेममेंट कहते हैं, और यहां पर इंजेममेंट का यूज किया गया है। इंजेममेंट का मतलब होता है कि कोई एक स्टैंजा बिना किसी पंक्चुएशन का यूज किया गया हो। चिल्ड्रन, आपकी ये पोयम और इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें मैंने आपको कंप्लीट तरीके से बताया है। आप इसे सीखें, समझें, और किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको आपके प्रॉब्लम्स को समझाने का कोशिश करूं। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही। मैं आपके अगले वीडियोस में फिर आपको बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ाता हुआ नजर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके अपने लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।